इस वीडियो में हम देखते हैं कि फिजिक्स की जो चर्चा कर रहे थे हम कि सहसंबंध की जो बात कर रहे हैं, तो किन प्रकार से हम फिजिक्स के अंतर्गत सहसंबंध समझेंगे। एक सहसंबंध है भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का आपस में सहसंबंध, जिसको हमने बोला यूनिलेटरल कोरिलेशन। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं पारस्परिक सहसंबंध की प्रकरणों का आपस में, विषयों के अंतर्गत जो प्रकरण होते हैं उनका आपस में सहसंबंध होता है। इसके अतिरिक्त हम जब बात कर रहे हैं गुणांक सहसंबंध, भौतिकी की जब चर्चा करते हैं तो वो होता है मल्टीलेटरल कोरिलेशन, गुणांक सहसंबंध, भौतिकी का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। और भौतिकी में जो हम पारस्परिक सहसंबंध देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल, जब प्रकरणों की हम चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकरणों का आपस में, तो हम उसमें देखते हैं कि भौतिकी का, फिजिक्स का सामाजिक और जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ कैसा सहसंबंध होता है। तो हम इसमें बात करते हैं सर्वप्रथम कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या से हम सहसंबंध पता कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, चाहे हम बात कर लें परमाणु संरचना की, हम बात कर लें रासायनिक साम्यिकी, हम बात कर लें विषमांगी साम्यिकी, हम बात कर लें बिलियंस के बारे में। इन सारी के अंतर्गत क्या होता है, फिजिक्स के सिद्धांत जो होते हैं वो कार्य करते हैं। इसके कार्यकारी के सिद्धांत, फिजिक्स के सिद्धांत जो होते हैं वो कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त और हम बात करें कि नोबल गैसेज हैं कौन सी, जिसको बोलते हैं आदर्श गैस। क्या बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। आदर्श गैसों का जो हम पढ़ते हैं तथ्य, वो फिजिक्स के माध्यम से ही आगे केमिस्ट्री की सहायता से ही फिजिक्स में क्या होते हैं, इन्वॉल्व किए जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स के अंदर जिसको हम केमिस्ट्री की सहायता से पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, ऊर्जा का परिवर्तन है, इन सबको हम केमिस्ट्री की सहायता से पढ़ते हैं। इन दोनों के संयोगन से, या हम कह सकते हैं इन दोनों के जुड़ने से, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जुड़ने से एक नई शाखा का उद्भव होता है, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स बायोलॉजी में जैसे कि हम आँख की जो तुलना होती है, बायोलॉजी में आँख का संरचना का अध्ययन किया जाता है और फिजिक्स में प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जब हमें आँख की संरचना के बारे में अध्ययन करना होता है तो हमें देखने के लिए और आँख की कार्यप्रणाली के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आँख के माध्यम से देखते हैं तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो फिजिक्स का क्या होता है, सहसंबंध होता है। इसका मतलब यह है कि यदि हमें आँख की संरचना का अध्ययन करना है तो हमें पहले किसको समझना पड़ेगा, प्रकाश के बारे में समझना पड़ेगा, हमें अपवर्तन के बारे में समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा अभिसारी लेंस के द्वारा किस प्रकार से अपवर्तन का कार्य किया जाता है। ये हो गया। इसके अलावा आँख की तुलना फोटो कैमरे से की जाती है। फोटो कैमरा जो होता है वो फिजिक्स की देन होती है। तो ये क्या है, फिजिक्स बायोलॉजी का कोरिलेशन होता है। इसी प्रकार से यदि किसी मनुष्य का तापमान 102 डिग्री सेल्सियस है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हमें भौतिक शास्त्र, फिजिक्स की क्या करनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी का आपस में काफ़ी सहसंबंध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि फिजिक्स और खगोलिकी का, तो बहुत सारे सुदूर जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उनकी दूरी है, गति है, तापमान है, इन सब के बारे में जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है, हमें मिलती है फिजिक्स के माध्यम से। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये प्रकाश धरती पर आता है तो उसको लगभग 8 मिनट का समय लगता है, इसको भी हम समझेंगे। तो उसकी हम गणना कैसे करते हैं, प्रकाश का वेग किस प्रकार से हम निकालते हैं। इसके बाद हम खगोलिकी की हम चर्चा कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में निश्चित हो गया कि खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो प्रत्येक देश के द्वारा अपने अपने जो होते हैं आकाश अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं, टीवी सिग्नल्स के लिए, बेहतर इंटरनेट की प्रणाली के लिए, बेहतर दूरसंचार के लिए, बेहतर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें फिजिक्स का नियम काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं फिजिक्स और भूगोल का, और भूगोल के अंतर्गत ज़्यादातर जो होता है हम भूविज्ञान की चर्चा करते हैं। जियो फिजिक्स जो होता है, इनके माध्यम से एक नया सब्जेक्ट बनता है जियो फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं दिन रात का बनना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सारी घटनाएं जो होती हैं, वो नैसर्गिक घटनाएं जो होती हैं, वो हम किसके माध्यम से देखते हैं, वो हम देखते हैं जियो फिजिक्स के अंतर्गत। जलवायु का परिवर्तन है, चट्टानों का बढ़ना है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्या उसके कारण है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। तो मेडिकल साइंस के जितने भी सामान्य उपकरण हैं, चाहे वो स्टेथोस्कोप की बात कर रहे हैं आप, चाहे थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, उसमें फिजिक्स के आधार पर ही उनको निर्मित किया जाता है। इसके अलावा जो जटिल उपकरण होते हैं, जो महंगे उपकरण हैं, चाहे वो लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस के अंतर्गत, चाहे हम बात कर रहे हैं एक्सरे बीम की, चाहे लेज़र बीम स्रोत की बात करें, चाहे रेडियो एक्टिव थेरेपी बेंच की चर्चा करें, उस सब में क्या होता है, फिजिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि मेडिकल के अंदर हम 3 काम करते हैं मेडिकल साइंस में,
पहला हम देखते हैं रोग के क्या कारण है, फिर रोग के बारे में अनुसंधान किया जाता है, फिर उस रोग का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मेडिकल साइंस और फिजिक्स का आपस में कोरिलेशन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। तो कृषि के अंतर्गत जितने भी सिंचाई, बुवाई, कटाई, जुताई के उपकरण होते हैं उस सब में फिजिक्स के सिद्धांतों की पालना की जाती है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी के अंदर विभिन्न सारे पौधे होते हैं, उन पौधों के लिए किस प्रकार की मिट्टी पर्यावरण अनुकूल होगा, किस प्रकार का तापमान, किस प्रकार की उनके लिए जलवायु, किस प्रकार की उनके लिए सॉइल आवश्यक होगी, इसमें हम फिजिक्स का क्या करते हैं, नियमों की पालना करते हैं। तो बॉटनी और फिजिक्स में क्या होता है, आपस में ये सहसंबंध होता है। अब गणित और फिजिक्स की हम चर्चा करते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिना अधूरी मानी जाती है। जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो वो गणित के ज्ञान के बिना क्या होती है, आप किसी भी सिद्धांत सूत्र को, फिजिक्स के को, गणित समीकरणों को गणित की सहायता के बिना हल नहीं कर सकते। चाहे वो आकर्षण का सिद्धांत हो, भौतिकी में प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है, चुंबकीय, नाभिकीय, विद्युत, ऊष्मा की हम बात करें, क्योंकि जैसे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हम पढ़ते हैं इंसिडेंट कोण और रिफ्लेक्टेड कोण, जो होता है आपतन कोण और परावर्तित कोण। तो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इन सब के बारे में हमें फिजिक्स किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, गणित की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे गणित की ओर बात कर रहे हैं, आपने बताया था कि प्रकाश कितना समय लेता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है, और प्रकाश का जो वेग होता है उसमें 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये फिजिक्स और गणित का क्या है, आपस में सहसंबंध होता है। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं गणित और फिजिक्स के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानों में भाषाओं के साथ और उद्योगों के साथ। उद्योगों में चाहे वो रंगाई है, पुताई है, डेंटिंग, पेंटिंग, रसायनों का प्रयोग करना है, उन सब में क्या होता है, हम बात करते हैं उद्योगों के अंतर्गत तो फिजिक्स के नियमों को बहुत ज़्यादा, लकड़ी के काटने में जो उपकरण काम में लिए जाएंगे फिजिक्स की सहायता से ही, भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित वो क्या बनाए जाते हैं। भाषा, बिना भाषा के हम अपने विचारों को आगे प्रस्तुत नहीं कर सकते, और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। इसलिए भाषा और फिजिक्स जो होता है, भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल भौतिकी के आविष्कारों, अनुसंधानों ने निभाया है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान, जिनमें सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ के सारे टॉपिक आते हैं। इसमें आप चाहे इकोनॉमिक्स आए, चाहे वो सिविक्स आए, चाहे वो हिस्ट्री आए। हम बात करते हैं कि इतिहास और भूगोल का विशेष योगदान होता है, कि इतिहास की जितनी भी सारी खोजेज हैं, डिस्कवरीज होती हैं, उन सब में बहुत बड़ा रोल होता है। फिजिक्स की जो थेरेपीज होती हैं उनके माध्यम से हम उनकी क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनका कालचक्र डिटेक्ट करते हैं। ये सारी विषय जो होते हैं वो एक दूसरे से सहसंबंधित करके पढ़ाई जाती हैं। चाहे मनुष्य के लिए स्थान है, समय है, दूरी है, संचार के साधन है, उन सब में किसका योगदान होता है, फिजिक्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सामाजिक जीवन के अंतर्गत, तो सामाजिक जीवन की ओर चर्चा करें तो जितने भी हमारे संसाधन होते हैं, चाहे वो एसी है, कूलर है, पंखे हैं, लाइट है, बिजली है, सब में विद्युत का उपयोग किया जाता है। और विद्युत मुख्यतः किसकी देन है, भौतिकी की देन होती है। इस पूरे टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।